इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। क्लास 11th लेसन 5 शेखर जोशी जी द्वारा रचित पाठ गलता लोहा। गलता लोहा। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधियों निषेधों को ताक पर रखकर वे धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। गलता लोहा पाठ को अब पंक्ति दर पंक्ति पढ़ेंगे और समझेंगे। गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। गांव में एक जगह थी जहां शिल्पकार टोला था, जहां पर शिल्पी काम करते थे या फिर जो कुछ भी बनाने का कार्य या मूर्तियां या लोहे का कोई सामान बनाने का कार्य होता था। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की एक अनुगूंज शेष थी, जिसे पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वे दूर से ही पहचान सकता था। तो निहाई क्या होता है? एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा होता है जिस पर लोहा आदि धातुओं को रखकर उसे पीटा जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, या फिर बोलो कि उनको प्रेस किया जाता है, तो या आकार दिया जाता है। तो कहते हैं कि उस पर जो उसकी जो आवाज़ आ रही थी धप धप की, उसका आकर्षण उस तरफ हो गया उसके कारण। अब जो मोहन है वे लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर, हंसुआ होता है घास काटने वाला एक औजार, उसे लेकर वे घर से इस उद्देश्य से निकलता है कि अपने खेतों के किनारे जो घास उगाई है, कांटेदार झाड़ियाँ उगाई हैं, उन्हें काट छांट कर वे साफ कराएगा। क्योंकि बूढ़े वंशीधर जी, मतलब जो उसके पिताजी हैं जिनका नाम वंशीधर है, उनके बस की ये बात नहीं रही। देखो वो कह रहे हैं ना, बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब ये सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वे भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। मतलब अब वो बूढ़े हो गए हैं उनके पिता, मोहन के पिता, और वे कोई भी काम उनसे नहीं हो पाता। जो पुरोहिताई का काम करते थे वो, मतलब जो पुरोहित थे वो भी काम उनसे अब नहीं हो रहा था। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, मतलब मोहन को सुनाया था कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। असल में वो मोहन को ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मुझसे ये काम अब नहीं हो पाएगा, और शायद वो इनडायरेक्टली से ही वो उसको ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये तुम कर लो। तभी वो कहते हैं कि ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, मतलब मेरे बस का काम नहीं है। एक एक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। लेखक कहते हैं कि मोहन उनका आशय ना समझता हो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना तो उसे अभ्यास था, ना उसे कभी ऐसी ट्रेनिंग ली थी, और ना ही वैसी गति।
पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता था कि ये किस तरह से करना है। उसने कभी सीखा ही नहीं था पिता से कि पुरोहित का काम कैसे किया जाता है, तो वे उनको क्या सुझाव देता है या फिर क्या कहता कि मैं आपका भार हल्का कर देता हूँ या मैं वहाँ चला जाता हूँ। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। अनुत्तरित रहना मतलब बिना जवाब के ही उनकी बात रह गई। उनकी बात का उनके बेटे ने, मोहन ने, कोई भी जवाब नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वे खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वे पूरी तरह कुंद हो चुकी है, मतलब खराब हो चुकी है। अब वो तेज धार नहीं है उसकी। धनराम अपने बाएं हाथ में धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। धनराम असल में उसका बचपन का फ्रेंड था, जो उसका क्लासमेट था। बचपन में दोनों इकट्ठे एक ही विद्यालय में पढ़े थे। वो जो धनराम था एक लोहार का बेटा था जो शिल्पकार टोले में रहता था, और मोहन वहाँ पर अपना हंसुआ तेज करवाने के लिए पहुँचता है। तो दोनों आपस में अब पुरानी बातें याद करते हैं बचपन की, तो उसी का अब उल्लेख यहाँ पर शुरू हो गया। तो वो कहता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वे बोला, मस्साब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। मतलब बचपन में जो उनसे मार खाई थी मास्टर जी से, वो अभी भी उसकी दहशत उसमें थी। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं। अब ये बात हो रही है मास्टर जी के बारे में, त्रिलोक सिंह के बारे में, कि वो किस तरह से अपना वहाँ से निकलते थे हुक्के के कश खींचने के बाद और स्कूल के ग्राउंड में पहुँचते थे। तो मास्टर जी के मैदान में पहुँचते ही, मतलब स्कूल के मैदान में पहुँचते ही वहाँ पर जो बच्चे थे जो धमा चौकड़ी मचाते, उठक पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते थे, वे बच्चे जो थे सारे, उन्हें जैसे मास्टर जी को देखते ही सांप सूंघ जाता था। और मास्टर जी कड़े स्वर में पूछते थे, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान जहाँ से वो हुक्के के कश खींच रहे थे, उनका संवेद स्वर पहुँचता ही। संवेद होता है इकट्ठा बोलने का जो स्वर था, वो वहाँ पहुँचता। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था। यही जो लोहार धनराम के पास बैठा हुआ था, उसी की बात हो रही है। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठाक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे कि वही उसको पनिश करेगा। पकड़ लो इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद ये था कि बचपन से ही मन में बिठा दी गई थी कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वे इसे मोहन का अधिकार ही समझता था कि मैं लोहार का बेटा हूँ, मतलब धनराम जो है वो लोहार का बेटा है और मोहन पुरोहित का बेटा है, तो ये उच्च कुल का है, तो इसलिए उसको अपना प्रतिद्वंदी कभी नहीं समझता था वो। आगे लेखक कहते हैं कि बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का ये कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा,
धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। मतलब ये कि मास्टर जी भी उसको अच्छा मानते थे और घर में भी सब उस यही मानते थे कि वो उच्च कुल का लड़का है, तो इसलिए उसके मन में उसके लिए कोई भी वैर की भावना नहीं थी। तो कहता है कि और धनराम वे गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ तेरह का पहाड़ा सुना तो। तेरह का धनुआ मतलब ये धनराम के लिए बोला गया है कि उसको बोलते हैं मास्टर जी कि तू मुझे तेरह का पहाड़ा सुना। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24 स्टाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर मसाब ने लगाई। मसाब मीन्स टीचर ने, उसी मास्टर ने लगाई कि वे टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद करा। त्रिलोक सिंह मास्टर का ये सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार की भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वे अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। मतलब ये कि वे टीचर की सेटिस्फेक्शन के लिए जैसे इस तरह से स्टिक लाता था जैसे उसको मारने के लिए नहीं, किसी दूसरे को मारने के लिए वो स्टिक मंगवाई गई हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मस्साब ने मतलब मास्टर जी ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वे फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। जबान की चाबुक लगाना मतलब कटु स्वर, कड़वे स्वर उसको बोले। वो क्या बोले, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरांतियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि उसके पिता ने उसे धोंकनी होता है, एक किस्म की नली होती है बांस या लोहे की, जिसे लोहार या सुनार जो है वे प्रयोग करते हैं आग दहकाने के लिए। तो उसके धनराम के पिता ने उसे धोंकनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंच चुनने की छूट दे देते थे कि उसे मारने के लिए उसी को बोलते थे छड़ लाने के लिए, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और ज़रा सी गलती होने पर छड़, बेंत या हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते, मतलब पनिश कर देते। फिर एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली थी। अभी गंगाराम कौन थे, धनराम के पिता। कहते कि टीचर तो उसको एक चॉइस देते थे कि छड़ी ढूंढ कर लाओ, उसे तुम्हें मारना है, लेकिन उसके पिता तो जो हाथ लगता था उसे से उसको मारते थे। तो जब धनराम के पिता गंगाराम चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली, मतलब जो काम काज था उनका लोहार का वो संभाल लिया। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे। तो कहता है लेखक आगे कि प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोह ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। मतलब उसके पिता जो थे उनका हौसला बढ़ गया कि हाँ सच में मेरा बेटा कोई कमाल करके दिखाएगा, अच्छा बन के दिखाएगा। और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। क्योंकि होता तो यही ना, अगर बच्चा होनहार हो तो माता पिता का भी दिल करता है कि उसे आगे ले जाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दें। तो वही उसके पिता भी चाहते थे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। पैतृक धंधा क्या था, यही पुरोहित का काम करना। दान दक्षिणा के बूते पर वे
किसी तरह अपने परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। तो भारी वर्षा होने के कारण नदी का पानी बहुत चढ़ गया और बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से वे नदी पार कर पाया घसियारों के साथ मिलकर। तो उसके पिता को बड़ी घबराहट हो गई कि इस तरह से, वो बड़े परेशान हो गए कि इस तरह से कैसे चलेगा। अगर उसको इसी तरह से रोज नदी पार करनी पड़ी और किसी दिन को कुछ अनहोनी हो गई तो क्या होगा। तो वे बड़े बड़े घबराए हुए थे कि एक दिन क्या हुआ कि बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वे अच्छी तरह पढ़ लिख जाएगा। तो उसका कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा हुआ था कि वे चाहता था कि मोहन के रूप में उन्हें एक वो नौकर मिल जाएगा काम करने के लिए। तो वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों, उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। असल में वंशीधर समझ ही नहीं पाए कि उसके पीछे रमेश का अपना स्वार्थ छिपा हुआ है। तो छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वे चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बंटाने के अलावा धीरे धीरे वे मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बंटाने का साधन बन गया। कोई कहता मोहन थोड़ा दही तो ला दो बाजार से, कोई कहता ये कपड़े धोबी को दे आओ, कोई कहता कि 1 किलो आलू तो ला दो। इस तरह उससे काम लिया जाता और उसकी पढ़ाई में मुश्किल हो गई, कठिनाई आ गई। औसत दफ्तरी बड़े बाबुओं की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वे नहीं देता था। तो अपने आप को एक ऑफिसर समझता था रमेश। तो वो किसी को भी नहीं बताता था कि ये मेरा भाई है। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का एक मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था उसके सामने। घर वालों को अपनी वास्तविक बतलाकर वे दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वे लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती वे उसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ये उसके घर के, रमेश के घर के लोग कहते थे। ऐसी पढ़ाई से अच्छा है कि आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वे पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का ये समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वे एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए।
धनराम, जो कि मोहन का मित्र था, उसने भी एक बार उसके पिता वंशीधर से मोहन के बारे में पूछा। घास का तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वे बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। मतलब ये कि उन्होंने तिनका इसलिए अपने दांतों में दबाया था कि असत्य बोलने का पाप उनको ना लगे। धनराम के शब्द। मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंच से निकालकर भट्टी में दबाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंच पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। धनराम ने जब इस प्रकार से कहा तो मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वे फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरोध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था कि मैं एक गरीब इंसान हूँ और ये शिल्पकार टोला है और यहाँ पर एक ब्राह्मण कुल का लड़का कैसे आकर बैठा है। उसे ये बात बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सड़ंसी पकड़कर जब वे दूसरे हाथ से हथौड़े को चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोंकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन का ये हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक मतलब अचानक हुआ था कि जो धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वे अवाक मतलब हैरान मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में, कि ये लोहार का काम कैसे कर सकता है। उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वे शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा कि कहीं किसी ने उसको ऐसा करते देख तो नहीं लिया। वे हैरान था उसकी इस हरकत पर। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें ना स्पर्धा थी मतलब ना कंपटीशन था और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था।